इसके बाद इन्होंने किया 2008 का जो समझौता था, भारत सरकार, मणिपुर सरकार और जो विद्रोही या जो थोड़े वो सस्पेंशन होता है ना, उसको इन्होंने विड्रा कर लिया। तो वो भी विश्वासघात जैसी बात हो गई। तो एक के बाद एक, और वहाँ पर मैतेई लोगों के डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, जबकि 90% एरिया में ये कुकी और नागा रहते हैं, यहाँ कम खर्चा किया जा रहा है। जैसे 3 तलाक से आई लिंग भेद की आप बात कर रहे हो, मैं इसीलिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हर वर्ग की पहले तो ड्राफ्ट सामने रखा जाए, दूसरा फिर हर वर्ग की एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जाए और वो उस पर विचार करे। और उसके बाद मैंने कहा कि कुछ जैसे ये आपने बता रहे हो, इस तरह की कोई एक बात जो करने लायक है उसको करने में कोई बुराई नहीं है, मतलब वो हो सकता है। क्योंकि जो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार होना चाहिए। इसमें आज भी जो है 80-90% पिछड़ा हुआ है। मैं 6 स्टेट में नौकरी किया है। मैं आई रिटायर्ड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल CBDT इनकम टैक्स, और मैंने 6 स्टेट में काम किया है और मैंने पर्सनली घूम के सब जगह देखा है। मतलब गिने चुने लोग सर्विस में आके थोड़े ठीक हो गए हैं, बाकी वही जो है नंगे बदन रहते हैं, ताड़ी पी के पड़े रहते हैं, उनको गुमराह करके उनका शोषण होता है। तो अभी टाइम वो आया नहीं है कि इस सारी चीज़ों को ख़त्म करके सब बराबर हो गए। और यदि बराबर हो गए, मान लीजिए कि बोलेंगे सबको बराबर का हक मिलेगा, तो फिर क्यों आज ये भेदभाव हो रहा है, क्यों जो है आदिवासी के सर पे पेशाब किया। न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे मणिपुर में हुई उस घटना को लेकर, उस हिंसा को लेकर, जिस पर विपक्ष काफ़ी ज़्यादा आग बबूला नजर आता है। और आज राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए सीधे तौर पर केंद्र की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का जिम्मेदार ठहराया और ये भी कहा कि मणिपुर की हिंसा को लेकर जो केंद्र की सरकार की नीति है वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। वहाँ पर हिंसा लगातार चल रही है, लेकिन सरकार इसकी सूद नहीं ले रही। खुद राहुल गांधी भी मणिपुर गए थे और मणिपुर जाने के दौरान जो चीज़ें उन्होंने खुद देखी वहाँ पर, उसको संसद के भीतर उन्होंने बयान भी किया और उस पर जवाब भी मांगा। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के जब हमारे संवाददाता ने ज़मीन पर जा कर के लोगों से समझने की कोशिश की, लोगों से जाना जो मणिपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सुनिए उन्होंने किस तरीके से अपने पक्ष को रखा और साथ ही जो राजनीतिक लोग हैं वो किस ढंग से इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हो रही है, हमने उत्तर भारत में देखा है कि लगातार हम देख भी रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर एक तरीके का जंग का मैदान बना हुआ है, जो पीछे हरियाणा में भी अभी 2 दिन पहले हुआ। उसी तरीके से क्या मणिपुर में भी जो कुकी समुदाय के अधिकतर लोग हैं वो ईसाई धर्म मानने वाले हैं, मैतेई में अधिकतर हिंदू मानने वाले हैं, तो क्या अगर उत्तर भारत में हिंदू मुस्लिम चल रहा है तो क्या मणिपुर में हिंदू ईसाई का किस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसमें जो है मणिपुर जल नहीं रहा है, मणिपुर को जलाया जा रहा है और इसमें बहुत ही सुव्यवस्थित षड्यंत्र के तहत ये हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, 2018 से वहाँ RSS और BJP एक अपना षड्यंत्र के रूप में लेके मुद्दा चल रहे हैं। और इन्होंने क्या किया है कि मैतेई लोग जो हैं हमारे बंधु, उनको जो कि जो है 10% भूभाग पर घाटी में रहते हैं और 90% भूभाग पर कुकी और जो नागा रहते हैं और 34 अन्य जनजातियां रहती हैं। और वो ट्राइबल एरिया है, उसमें उनको स्पेशल प्रोटेक्शन है, संविधान में व्यवस्थाएं हैं 6ठी अनुसूची में कि वहाँ दूसरा कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता, वहाँ कोई बस नहीं सकता। तो इसलिए मैतेई लोग मांग कर रहे थे कि हमको ट्राइबल का दर्जा दिया जाए, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर होता है, उसके लिए ट्राइबल की कुछ विशेषताएं होती हैं जो मैतेई समाज में नहीं है, नहीं तो उनको पहले ही दर्जा मिल जाता। तो इन लोगों ने क्या है, बजरंग दल और RSS ने उनको मैतेई को उकसाना शुरू किया और वो लोग 53% हैं वहाँ पर मैतेई लोग।
तो अपना वोट बैंक बनाने के लिए ऑलरेडी भी इनके 39 विधायक हैं वहाँ पर बीजेपी के, तो इन लोगों ने उसको जो है बात को आगे बढ़ाने के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब किया है। और उसका आप देखिए एक के बाद एक घटनाएं हुई। इन्होंने जो है 2-3 चर्चों को जलाया, ध्वस्त किया कि ये इलीगल है। उसके बाद क्या किया, जो है अभी अप्रैल में वहाँ की हाई कोर्ट से डिसीजन करवाया कि भाई इनका जो डिमांड है मतई का, उसको 4 हफ्ते में वो करो, फैसला करो। तो उससे जो है कुकी और नागा लोगों को लगा कि ये तो हमारा अधिकार में अतिक्रमण करेंगे। इसके बाद इन्होंने किया 2008 का जो समझौता था, भारत सरकार, मणिपुर सरकार और जो विद्रोही या जो थोड़े वो सस्पेंशन होता है ना, उसको इन्होंने विड्रा कर लिया। तो वो भी विश्वासघात जैसी बात हो गई। तो एक के बाद एक, और वहाँ पर मैतेई लोगों के डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, जबकि 90% एरिया में ये कुकी और नागा रहते हैं, यहाँ कम खर्चा किया जा रहा है। तो इस तरह की बातों से वो नाराज थे। अब क्या हुआ कि जो है एक फाल्स वीडियो फैलाया गया और इस चीज़ का विरोध करने के लिए जो आदिवासी एक जुलूस निकाल रहे थे, तो उसी दिन थोड़ी झड़प हुई और फिर ये वीडियो फैलाया कि एक जो है मैतेई लड़की का जो है बलात्कार करके आदिवासियों ने, कुकी लोगों ने और फेंक दिया, जबकि वो वीडियो दूसरी जगह का था। और वहाँ हिंसा भड़की और उसके बाद ये सारी घटना शुरू हुई। अब आप देखिए नंगा महिलाओं को घुमाना, ये हमारे लिए शर्मनाक है। और यूरोपियन यूनियन ने 23 देशों ने प्रस्ताव पास करके इसका विरोध किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस बारे में चर्चा हुई। वहाँ भी भारत सरकार को मैसेज दिया गया कि ये गलत हो रहा है, ये रोकिए। और मैं सलाम करूँगा चंद्रचूड़ साहब को, हमारे मुख्य जो है न्यायाधीश को, कि जिन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने अब जो सवाल पूछना शुरू किया है कि भाई 6000 केस दर्ज हुए हैं, आपने कितने में एक्शन लिया? सिर्फ 11 केस में सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, वो भी इनिशियल इंक्वायरी है। आपसे ये एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे जिक्र यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 2024 से पहले लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर लोगों से उनके सुझाव मांगे हैं। तो ये क्या लगता है कि राजनीतिक सहयोग है या ध्रुवीकरण का एक प्रयोग चल रहा है? ये सरासर ध्रुवीकरण का प्रयोग है, क्योंकि 2018 में जो है जस्टिस चौहान के नेतृत्व में जो आयोग बना था, कमेटी बनी थी लॉ कमीशन की, उसने बोला था कि ये नहीं तो इसकी ज़रूरत है और ये नहीं ये संभव है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया था। लेकिन अब वापस वो, क्योंकि इनके एजेंडा में था, इनके मैनिफेस्टो में था कि हम जो है यूसीसी लाएंगे, कॉमन सिविल कोड लाएंगे, इसलिए ध्रुवीकरण करने के लिए इसको वापस शुरू किया गया है। अब आप देखिए कि होना ये चाहिए कि जो है पहले उसका ड्राफ्ट देश के सामने रखें, उसके बाद उस पर डिबेट हो और हर वर्ग से एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सिख जो भी हैं या जो है जनरल, मतलब एक कमेटी बने और वो उस पर ड्राफ्ट की स्टडी करे कि क्या संभव है, क्या नहीं है, और क्या इससे किसी की भावनाएं तो आहत नहीं हो रही हैं, किसी के विशेष तो आहत नहीं हो रहे हैं। उसके बाद निकल के यदि कोई चीज़ आती है कि समय के साथ ये चीज़ संशोधन करने की ज़रूरत है, तो उनको ज़रूर होना चाहिए। लेकिन आप देखिए ट्राइबल्स का बात है, मैं ट्राइबल हूँ और मुझे शिवाजीराव मोगी साहब जो AICC के चेयरमैन ट्राइबल के, उन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया, कमेटी बनाई है जिसमें मेरे साथ जो है झारखंड का, महाराष्ट्र का अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, झारखंड के अध्यक्ष हैं, और मैं उस पर रिपोर्ट बना रहा हूँ, AICC को दूंगा, फिर AICC आगे उस पर विचार करेगी। तो मैंने इसको डिटेल में पढ़ा है। अब आदिवासी ऐसे हैं कि उनका जो है उनके परंपरागत कानून है, उन पे हिंदू लॉ लागू, हिंदू मैरिज एक्ट 1935 लागू नहीं होता है, उनकी गोद लेने की प्रथा, शादी की प्रथा, डिवोर्स की प्रथा,
बहुत शादी कर, ये सारी अलग है। तो और वो भी अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग है। तो इतनी सारी बहुविधता है और हमारे देश अनेकता में एकता हमारे देश की जो शक्ति है। और इसीलिए हमारे जो है संविधान निर्माताओं ने संविधान में ये रखा कि जाति और धर्म या के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और अपने धर्म को मानना या उसकी पालना करना हर आदमी के लिए स्वतंत्रता होगी। तो अब जो है एक यदि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और ये सहारा ले रहे हैं आर्टिकल 244 का, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट ट्राई करेगा कि यूनिफॉर्म कोड लाया जाए। ये नीति निर्देशक तत्वों में हाँ अनुच्छेद 44 में है 44 में है। तो लेकिन मौलिक अधिकार जो हैं और जो प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जैसे आप देखिए शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 हैं, इनमें आदिवासियों को विशेष प्रोटेक्शन दिए हैं कि उनकी ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता। आप मान लीजिए कोई आदमी आदिवासी लड़की से शादी कर ले सामान्य वर्ग का या जो अच्छी आर्थिक स्थिति वाला है, और वो फिर उसकी ज़मीन उसके साथ चली जाएगी, क्योंकि आदिवासी अभी तो आज की तारीख में ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसी तरह से जो एट्रोसिटी एक्ट है वो भी कमज़ोर पड़ जाएगा। इसी तरह से पेशा एक्ट है वो भी। सरकार का कहना है सर कि आप महिलाओं की बात जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं इससे प्रभावित होती हैं, कई समुदाय ऐसे हैं जहां पे गोद लेना, तलाक या जीवन यापन के लिए एलमुनाई देने की जो परंपरा है, कई वर्ग अपने कानूनों का फ़ायदा उठा के, पर्सनल लॉस का फ़ायदा उठा के नहीं देते हैं, बचते हैं, जिससे महिला की ज़िंदगी ख़राब होती है। तो यूसीसी से महिलाओं के जीवन में बेहतरी आएगी जैसे 3 तलाक से आई। लिंग भेद की आप बात कर रहे हो। मैं इसीलिए मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि हर वर्ग की पहले तो ड्राफ्ट सामने रखा जाए, दूसरा फिर हर वर्ग की एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जाए और वो उस पर विचार करे। और उसके बाद मैंने कहा कि कुछ जैसे ये आपने बता रहे हो, इस तरह की कोई एक बात जो करने लायक है उसको करने में कोई बुराई नहीं है, मतलब वो हो सकता है। क्योंकि जो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि महिलाओं को भी बराबर का अधिकार होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी समझदार आदमी इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हैं जो है उनके अधिकार, विशेष अधिकार। देखिए आप इतना प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी आप देखिए मणिपुर जो है 6 शेड्यूल में है, वहाँ एंट्री पे भी परमिशन लेनी पड़ती है, मतलब प्रोटेक्शन, कई चीज़ें प्रोटेक्शन, उनकी ज़मीन कोई नहीं खरीद। उसके बावजूद क्या हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आदिवासी के सर पे पेशाब किया जाता है। और तो आप देखिए कि इतना प्रोटेक्शन के बाद ये हो रहा है, तो यदि आप इसको एक समान करके सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी तो क्या होगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि आदिवासी समुदाय आज भी जो है 80-90% पिछड़ा हुआ है। मैं 6 स्टेट में नौकरी किया है। आई रिटायर्ड एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल CBDT इनकम टैक्स, और मैंने 6 स्टेट में काम किया है और मैंने पर्सनली घूम के सब जगह देखा है। मतलब गिने चुने लोग सर्विस में आके थोड़े ठीक हो गए हैं, बाकी वही जो है नंगे बदन रहते हैं, ताड़ी पी के पड़े रहते हैं, उनको गुमराह करके उनका शोषण होता है। तो अभी टाइम वो आया नहीं है कि इस सारी चीज़ों को ख़त्म करके सब बराबर हो गए। और यदि बराबर हो गए, मान लीजिए कि बोलेंगे सबको बराबर का हक मिलेगा, तो फिर क्यों आज ये भेदभाव हो रहा है, क्यों जो है आदिवासी के सर पे पेशाब किया जा रहा है, क्यों ऐसी के आदमी को घोड़ी पे बैठने से रोका जा रहा है, क्यों उनको गोली मार दी जाती है। तो बराबर, एक तरफ तो हम बराबर मानते नहीं हैं और दूसरी तरफ हम करेंगे, हम ये करके बराबर करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा, कल सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के विषय को लेकर, मोदी सरनेम का जो विषय चल रहा है, जो संसद सदस्यता जिसके बाद उनकी पात्रता खत्म हो गई, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आपको क्या लग रहा है कि जो गुजरात लोअर कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट बरकरार रखेगा, या जो उनकी जमानत है और जो संसद सदस्यता है और उसको बहाल किया जाएगा दोबारा से? देखिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट में और स्पेशली हमारे चीफ जस्टिस में 100% भरोसा है और मैं उनको सलाम करता हूँ, उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि कम से कम एक जस्टिस काफ़ी टाइम के बाद में ऐसा आया है जो न्याय के साथ खड़ा है और बिल्कुल बोल्डली खड़ा है और सही को सही और गलत को गलत कह रहा है। और चंद्रचूड़ साहब को मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बॉम्बे में सुन चुका हूँ, हमारे यहाँ आए थे लेक्चर देने, और मेरा पर्सनल किया हुआ केस भी उन्होंने डिसाइड किया वहाँ पर इनकम टैक्स का। जो मैं सोच रहा था कि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा और कई हीयरिंग हुई, उन्होंने एक हीयरिंग में ही मेरे ऑर्डर को कंफर्म किया था, मेरे ऑफिसर के ऑर्डर को। तो मैं उनके बारे में बहुत जानता हूँ
और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ है। वहाँ के कोर्ट को दबा करके डिसीजन लिखवाया गया है और जो है पूरा मिसयूज ऑफ पावर हुआ है। और आप कल या बहुत जल्दी कल की हियरिंग होंगे, आप देखेंगे, पूरा देश देखेगा, राहुल गांधी जी विजय होंगे। वो ईमानदार आदमी हैं और न्याय के साथ चलने वाले आदमी हैं, बिल्कुल सिंपल, उनको कोई एम्बिशन नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी देश को एक बड़ा और साफ सुथरा नेतृत्व देंगे और देश को धीरे धीरे भारत जोड़ो यात्रा के बाद में ये चीज़ समझ में भी आ रही है और आ जाएगी। इंडिया वर्सेस एनडीए पे क्या सोचना है? जो इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है विपक्षी पार्टियों का, अगर मैं बात करूं दिल्ली की या पंजाब की या पश्चिम बंगाल की, त्रिपुरा की, कई जो गठबंधन के ही साथी है उसमें सीटों को लेकर मतभेद है। पंजाब में आपके जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष है राजा वड़िक, वो कहते हैं कि हम केजरीवाल जी के साथ यानी आपके साथ गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली से अजय माकन कहते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बोलती हैं कि कांग्रेस को त्याग करना चाहिए। उसके बाद जयराम रमेश का बयान आता है कि कांग्रेस ये पहली वाली नहीं है जो सिर्फ त्याग करती रहे। तो बात बनेगी कैसे? देखो, ऐसा है कि ये अच्छी बात है कि इतने 26 या इतने दलों ने मिलके और इंडिया ये जो है पार्टी एक संगठन बनाया है। और मैं समझता हूँ, पर्सनली मैं फील करता हूँ कि पहला उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का ये होना चाहिए कि पहले हम जो है ये निरंकुश मोदी सरकार को गद्दी से हटाएं और बाद में कोई चीज़ सोचें। मतलब त्याग की भावना से ये सारे दल चलेंगे ना, और हमको देश बचाना है ये सोच के चलेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और मैं करेंगे तो, लेकिन मुझे लगता है कि अब सबको समझ में आ गया है और कांग्रेस भी बहुत ब्रॉड माइंड से काम करेगी और मुझे इसमें काफ़ी सफलता की 100% उम्मीद है। और 2024 में आप देखेंगे रिजल्ट डिफरेंट होंगे। और जो प्रोपेगेंडा करके, मिथ्या प्रचार करके, राष्ट्रवाद की बातें करके और जो है ना जनता को गुमराह करके इस सरकार ने जो 10 साल में 9 साल में किया है वो अब जनता को समझ में आ गया है। आज बेरोजगारी 45 साल में हाईएस्ट लेवल पे है, महंगाई से लोगों के चेहरे लाल हो रहे हैं। और जीएसटी बोलते हैं हमने जीएसटी इतना कलेक्ट कर दिया, इतना कर, अरे आपने खाने पीने की चीज़ों पे, दाल पे, आटे पे, दूध पे, दही पे, गरीब से गरीब आदमी की चीज़ों पे आपने टैक्स लगा दिया है। और जो बड़े टैक्स देने वाले हैं उनको आप छूट दे रहे हो। जो अडानी 20,000 करोड़ का जिस घपला है उसमें सिंपली सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस में से ये कहलवा दिया कि अपेरेंटली शेयर के खरीद बिक्री में कोई गलती नहीं है। मैंने ऐसे बहुत इन्वेस्टिगेशन किए हैं एज ए प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, एज ए DI। और कितने हवाले, मैं दावे से कह सकता हूं कि इसकी जो फॉरेन कंपनियां हैं उनकी बैलेंस शीट को देखो, वो कंपनी कब बनी, उनमें कितना शेयर कैपिटल है, कहाँ उसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या बिजनेस किया था, उन हवाला से पैसा जाता है और फिर उसको शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल और अनसिक्योर्ड लोन या FDI के रूप में अडानी की कंपनी में आ रहा है। तो उसकी जांच होनी चाहिए, वो तो हुई नहीं। उनकी कैपेसिटी क्या कंपनी की, उनकी तो कुछ होता नहीं है। और ED, CBI, इनकम टैक्स ये क्या कर रहे हैं सारे, क्यों नहीं एक्शन? और कोई होता तो अब तक तो अंदर कर देते, लेकिन वहाँ कोई नाम नहीं ले रहा। और ये नए नए मुद्दे छेड़ करके और मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, मेन समस्याओं से देश का ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है और युवाओं को जो है गुमराह किया जा रहा है। और कुल मिला के ये है कि जो जिस नीति पे ये सरकार चल रही है ये देश के लिए और देश के युवाओं के लिए अच्छा नहीं है, ये मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि ये अभी कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को स्वाभिमान, उनको जो है उनको हमको सम्मान देना है, माता हैं, बहन हैं, देवी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं? 15 अगस्त को बिल्किस बानो को के हत्यारों को, उसके रेपिस्ट को छोड़ते हैं। आप देखिए 15 अगस्त को, और ऐसे नहीं छोड़ा, वहाँ से ज़बरदस्ती रिकमेंड करवा के होम मिनिस्ट्री में आता है और 10 दिन में होम मिनिस्ट्री अप्रूव कर देती है। और वो बात खुलती कब है? जब सुप्रीम कोर्ट फाइल मंगवाती है, तब सारा बंडा फोड़ करता है। आप देखिए राम रहीम जो है हत्यारा और रेपिस्ट आदमी, उसको 7 बार पैरोल पे छोड़ दिया और वो आके बाहर आके तलवार से केक काटता है। क्या संदेश दे रहे हैं हम? बोएंगे वही तो काटेंगे भाई। हम कथनी और करनी में अंतर क्यों है? आप देखिए महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ और क्यों नहीं उसके खिलाफ एक्शन हुआ जो MP है? तो आपके सामने है, कहना कुछ करना कुछ, देश को भ्रम में रखना और
जो है राम मंदिर के नाम से, देखो सब भगवान को मानते हैं, सभी पूजा करते हैं, मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप जो है मेन समस्याओं को तो डाइवर्ट कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, और जो भावनाएं भड़का के या राष्ट्रवाद की बात करके या राम मंदिर की बात करके या जो है इस तरह की बातें करिए, कोई भी चीज़ सामने खुल नहीं लगता तो बोलते ये तो राष्ट्रहित की बात है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा, अब देखना ही होगा कि मणिपुर की हिंसा पर सरकार क्या वाकई गंभीर है, क्योंकि 10 तारीख को प्रधानमंत्री खुद संसद के भीतर आकर इस पर जवाब देंगे और विपक्ष के तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इस पर जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में कई गंभीर सवाल पूछे गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मात्र इस पर टाल मटोल की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। अब खुद प्रधानमंत्री जब 10 तारीख को इस पर अपने पक्ष को रखेंगे तो देखना होगा कि मणिपुर की हिंसा को लेकर उनके जहन में क्या सारी चीज़ें हैं और क्या वहाँ पर वाकई स्थिति जो है नियंत्रण में हो सकती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।